Assalamu alaikum. My name is Ramesh Zara, and I would like to welcome all of you in this live session of Marham and ICI Pakistan Pharmaceuticals. आज का जो हमारा लाइव सेशन का टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है और ये एक सीरीज है जिसका ये आज पहला लाइव सेशन है जिसका नाम है नोइंग निमोनिया यानी निमोनिया को जाने। आज के लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि निमोनिया की क्या वजूहात होती हैं, क्या कॉजेज होती हैं निमोनिया के, उनकी क्या अलामात होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उनके और किस किस्म का इलाज होता है उनका, किस किस्म के वी हैव ट्रीटमेंट्स हियर। तो आज के हम लाइव सेशन में इन सारी बातों को कवर करेंगे और एक बहुत अहम फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को कि पिछले 15 सालों में निमोनिया के केसेस में एटलीस्ट 3% जो है वो तादाद बढ़ गई है, मतलब कि 3%, 3 गुना हमारी तादाद बढ़ गई है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर शाहीन फातिमा को, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और लंग स्पेशलिस्ट हैं, एंड शी इज प्रैक्टिसिंग एट हमीद लतीफ डीएचए ब्रांच। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहीन फातिमा फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमारे साथ आने के लिए इस लाइव सेशन में और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया मरहम टीम का कि आज मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर शाहीन फातिमा है। मैं एमडी मेडिसिन और एमसीपीएस पल्मोनोलॉजी हूँ। मैं एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और इसके अलावा मैं इवनिंग आउटडोर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 की ब्रांच में करती हूँ और अहमद हेल्थ केयर में भी फैसल टाउन में भी पेशेंट्स देखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से कोई पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में मशवरा करना हो तो आप मरहम के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा अपने इंट्रोडक्शन के लिए। मैं आज बताती चलूँ कि आज जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं और हम क्वेश्चंस लेंगे। कोशिश करिएगा कि थोड़े जेनेरिक क्वेश्चंस हों ताकि हम उनके आंसर्स देते रहें। पर्सनल क्वेश्चन से अवॉइड करिएगा क्योंकि हर पर्सनल क्वेश्चन की एक अपनी, हर बंदे की एक अपनी हिस्ट्री होती है। डॉक्टर साहबा आज जैसे कि आप जानती हैं हमारा लाइव सेशन का टॉपिक है निमोनिया। तो आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करें कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। तकरीबन सब लोग ही निमोनिया के नाम से आशना है। निमोनिया बेसिकली लंग्स की, फेफड़ों की इन्फेक्शन का नाम है। तो इन्फेक्शन क्या होती है कि जरासीम किसी भी वजह से सांस के साथ या ब्लड के ज़रिए या कोई चोट वगैरह फेफड़ों छाती पे लग जाए उसके ज़रिए जरासीम जो है वो सांस की नाली में दाखिल होता है, हमारे लंग्स तक जाता है और फिर वो ना सिर्फ दाखिल होता है बल्कि वो वहाँ पे नशो नुमा करता है, फलता फूलता है और फिर उसके फलने फूलने से वहाँ पे पस पड़ती है, बीमारी होती है और फिर उसकी अलामात हमारे जिस्म में आती हैं। तो ये निमोनिया इसको कहते हैं, लंग्स की इन्फेक्शन। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस को समझाया सिंपल तरीके से ताकि वो समझ जाएं कि निमोनिया क्या होता है। डॉक्टर साहब निमोनिया क्या होता है, इसके साथ सबसे ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन ये है कि उसकी वजूहात क्या हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा इस बारे में गाइड करते हैं। जी, निमोनिया जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसके अलावा वायरसेस की वजह से भी होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये बैक्टीरिया और वायरसेस ये जरासीम के नाम हैं। बैक्टीरिया जो है उसकी भी आगे बहुत सारी किस्में होती हैं। 2/3 निमोनिया ये अब मैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है और ये भी बैक्टीरिया है और ये सर्दियों में आमतौर पे होता है। ओवर क्राउडेड स्पेसेस जो होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम हो, ये उस जगह पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये कि निमोनिया और बैक्टीरिया भी करते हैं जैसे कि लेगायोनेला। ये हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, इनसे जो पानी की फुहार बाहर आती है, तो अगर ये लेगायोनेला उस एसी में मौजूद हो तो वो पानी के कतरों में बैठ के फिर वो जो पेशेंट जो कि ज़्यादा प्रोन हो इन्फेक्शन कैच करने का, उसके सांस के ज़रिए अंदर जाता है और फिर निमोनिया करता है। इसके अलावा 3% ये जो फ्लू की इन्फेक्शन होती है सर्दियों में, इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है, 3% लोग जिनको इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन, ये फ्लू वगैरह होता है, 3% ऐसे होते हैं जिनको आगे निमोनिया में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर और बैक्टीरिया हैं जो कि जैसे कि क्लेमिडिया बैक्टीरिया, तो ये परिंदों वगैरह इनके जो पर हैं उनमें जरासीम होता है, वो फिर क्लेमिडिया जो है वो जरासीम उनके परिंदों के परों में होता है, वो निमोनिया कर देता है किसी के पेट्स के एक्सपोजर की हिस्ट्री हो। इसके अलावा जो वायरसेस जो
आजकल आप कॉमन जो कोरोना वायरस सबसे इम्पोर्टेंट वायरस है, ये भी करता है। तो ये सारे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं ये वजूहात में शामिल हैं निमोनिया के। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कॉजेज़ बता दी हैं निमोनिया के। अब हम इनके जो है अलामात की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या सिम्पटम्स होती हैं निमोनिया के? जी, अलामात में जो सबसे इम्पोर्टेंट अलामत है वो ये कि तेज़ बुखार होता है पेशेंट को तेज़ बुखार होता है, और इसके अलावा उसको बलगम आती है, खांसी होती है बलगम वाली। बलगम का रंग भी पीला या फिर सब्ज़ होता है। फिर जिस साइड का निमोनिया होता है उस साइड पे उसको छाती में दर्द होती है। इसके अलावा पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलो, ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें बाजू फीवर नहीं होता, उनमें सिर्फ कन्फ्यूजन होती है। ये जो है तो उनको फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें ये बुखार वगैरह की अलामत नहीं होती। फिर बाकी जनरल सिम्टम्स होते हैं जिसमें जिस्म में दर्दें हैं और थकावट है, फटीग है, ये सारी अलामत है। फिर अगर नमोनिया की कोई पेचीदगी हो गई है तो वो उसकी अलग अलामत सामने आ जाती हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलामत में तेज़ बुखार और बलगम वाली खांसी, ये 2 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। मैं ऑडियंस के सामने रिपीट कर दूं कि डॉक्टर ने कहा है कि 2 जो अलामात हैं वो बहुत अहम अलामात हैं। वो है तेज़ बुखार और बलगम वाली खांसी। डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन अपडेट करना चाहती हूँ और वो क्वेश्चन है कि प्लीज़ डिस्कस एस्पिरेशन निमोनिया। जी, एस्पिरेशन जो है ये एक बहुत ही, ये रिस्क फैक्टर्स निमोनिया के, इसमें हुँ। एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन का मतलब क्या है, इसको हम आसान अल्फाज में देख लेते हैं। एस्पिरेशन का मतलब है कि हमारे जो सिक्रीशंस जो हमारे मुंह में होती हैं, या हमारे कोई इन्फेक्शन है नाक में, हमारी कोई सिक्रीशंस है मुंह में जो सिक्रीशंस है, या हमारे पेट में जो सिक्रीशंस है वो हमारी सांस की नाली में दाखिल हो जाए। अल्लाह मियाँ ने हमारा बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, खांसी का सिस्टम। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ हमारी सांस की नाली में दाखिल होने की कोशिश करती है तो उसका मुंह जो है वो बंद हो जाता है, तो वो उसमें हमें खांसी आ जाती है, हमारी सांस की नाली का मुंह बंद हो जाता है, तो हमारा वो जो पार्टिकल है जो कि सिक्रीशन जो कि सांस की नाली में जाने की कोशिश करें वो नहीं दाखिल हो पाता, क्योंकि हम खांस खांस के बाहर निकाल देते हैं। तो जो लोग जो नॉर्मली भी जो है ना, जब हम लेटते हैं, सोते हैं, तो 45% लोग ऐसे होते हैं जिनमें हेल्दी लोग, जिनमें एस्पिरेशन होती है, जो खुराक जो है ना वो हल्की हल्की जाती है सांस की नाली में, लेकिन वो बीमारी नहीं पैदा करती। तो अगर किसी वजह से हमारा ये खांसी का निज़ाम जो है वो मुतासर हो जाए, जैसे कि कोई फालिज का पेशेंट है, उसमें ये खांसी का सिस्टम ख़राब है, कोई मसल्स की बीमारी हो गई है, या फिर कोई ये मिर्गी के पेशेंट्स हैं, या फिर किसी कोई दवाई का असर है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा उल्टी आई है और पेशेंट ने उल्टी ही अपनी अंदर ले ली है, तो ये फिर सांस की नाली में जो पार्टिकल चले जाते हैं इसको एस्पिरेशन कहते हैं। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है निमोनिया की, हुँ। के उसके रिस्क फैक्टर की। और ये जरासीम बस ये फूड पार्टिकल्स चले गए और फिर वो उन्होंने जाके लंग्स में फिर बीमारी पैदा कर दी, और फिर हम इसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। जी, बिल्कुल सही। आपने एस्पायरेशन जो है एस्पायरेशन निमोनिया बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हमारे ऑडियंस को। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है और आई थिंक एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स फ्रॉम दिस? उसमें ये मैं आपको एक इस बात में, बच्चों में और जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनमें ये जो रिफ्लेक्स होता है हमारा, हमारे कोई भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल ये हमारे मुंह के पिछली दीवार को टच करे तो फौरन से हम ऑफ करते हैं, वो अंदर नहीं जाता, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों में और बूढ़ों में ये रिफ्लेक्स जो है ये बहुत पुअर होता है। तो मैंने ये देखा है कि अपने ये पेशेंट्स में कि जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं और जो मतलब उठ के बैठ नहीं सकते किसी बीमारी की वजह से, या ओल्ड एज की वजह से, या उनकी किसी फालेज या कोई भी बीमारी, वो उठ के बैठ नहीं सकते, तो उनके अटेंडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जो भी खुराक देते हैं उनको लेटे हुए खिला रहे होते हैं, चम्मच से उनके मुंह में डाल रहे होते हैं। तो हमारे बहुत चांस होता है कि वो जो खुराक है वो खुराक की नाली में जाने के बजाय डायरेक्ट फेफड़े में चली जाएगी, क्योंकि हमारी जो राइट फेफड़ा उसकी नाली भी बहुत सीधी होती है।
तो ये इस तरह से बूढ़ा में तो बचा जा सकता है कि जो बेड बाउंड बूढ़े हैं जो कि बिस्तर के साथ लगे हुए हैं, आप उनको बिठा के खिलाएं। उनको अगर वो बैठने में प्रॉब्लम है तो एक जो उनका अटेंडेंट है उनके पीछे बैठ जाए और उनको बिठा के खिलाएं जो भी उन्होंने खाना है, और उसके बाद उनको तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा बिठा के रखें और फिर उसके बाद लेटाएं, ताकि वो जो खाना पेट में गया वो वापस भी ना आए। तो इस तरह से उनमें बचा जा सकता है। बच्चों के लिए भी ऐसे ही है कि उनके जो है गैग रिफ्लेक्स उनके पुअर है, तो उनका जो है खाना वाना खिलाते वक्त बड़ा निवाला उनके मुंह में ना डालें, छोटे छोटे निवाले खिलाएं। और उनको भी ये कहें कि खाना खा के फ़ौरन वो जो खेल कूद में लग जाते हैं कि उल्टा लेट गए, तो ऐसी ना करें, उससे ज़्यादा एस्पिरेशन का चांस हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने हमें कॉजेस बता दिए, आपने हमें सिम्टम्स बता दिए निमोनिया के। इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जी, रिस्क फैक्टर्स एक तो अभी ये तस्करा जिसका किया है एस्पिरेशन निमोनिया, ये एस्पिरेशन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो एस्पिरेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें निमोनिया हो जाता है, जैसे कि शराब नोशी और सिगरेट नोशी। इन पेशेंट्स में की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो ये ज़्यादा चांस होता है इनमें निमोनिया का। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स में, शुगर बज़ाते खुद जो है ना बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और इसमें शुगर के पेशेंट्स में निमोनिया का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जो है जो पेशेंट सीओपीडी के, जो सांस की बीमारी होती है सीओपीडी, जिसमें जो कि सिगरेट नोशी के साथ ही होती है, इसमें सांस की नालियों की तंगी हो जाती है, छाती में से सीटियों की आवाज़ होती है, ऐसे पेशेंट्स में भी जो निमोनिया का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ओल्ड होम्स में, नर्सिंग होम्स में पेशेंट्स रहते हैं, वो चूंकि ओवर क्राउडिंग होती है तो एक जरासीम दूसरे को लग जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है ना वो निमोनिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये 4-5 जो है इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं: एस्पिरेशन, अल्कोहल, डायबिटीज़, स्टीरॉइड्स जो लोग ले रहे हैं, या फिर कोई इम्यूनोस्प्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, जिस इम्यूनोस्प्रेसेंट जो कि बहुत सारे कैंसर वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, उन लोगों में भी ज़्यादा होता है। फिर यही सिगरेट स्मोकिंग और सीओपीडी, नर्सिंग होम्स, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने लाइव सेशन स्टार्ट में एक बात की थी कि कोविड की भी एक जो है रिलेटेड है निमोनिया से, तो इसका क्या रिलेशन है? हमारे ऑडियंस को थोड़ा इस बारे में गाइड करते हैं। कोविड जो है ना आम तौर पे बिल्कुल माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। लोग डर ना जाए इससे, 99% लोगों में बिल्कुल माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है, सिर्फ नज़ला होता है, हल्का सा कोई खांसी होती है, तेज़ बुखार होता है, और साथ में गले में दर्द होती है, और साथ में ये जो है जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, और ये बिल्कुल माइल्ड से इन्फेक्शन है, खुद ही ठीक हो जाती है। इससे कोई टेंशन और परेशानी और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है 4-5 डेज में आम वायरल इन्फेक्शन की तरह ठीक हो जाती है। लेकिन 1-2% लोग ऐसे हैं जो उनमें निमोनिया भी हो जाता है स्वेयर किस्म का, और वो 1-2% के ज़िम्मे में कौन से लोग आते हैं? वो आमतौर पे ओल्ड एज, या फिर किसी को कोई बीमारी हो क्रॉनिक किस्म की, या 2-3 क्रॉनिक बीमारियां इकट्ठी हों, जिसमें जैसे कि ये कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, कोई शुगर की है, तो ये जो एक अंडरलाइंग एक क्रॉनिक डिजीज चल रही होती है, उसके ऊपर अगर कोरोना की इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ज़्यादा चांस है कि ऐसे लोग में जो है वो निमोनिया ज़्यादा होगा, निमोनिया की तरफ वो बढ़ जाएंगे। वरना अदरवाइज जो है कोविड वो एक माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करता है, और वो ठीक हो जाता है खुद ही, आम वायरल इन्फेक्शन की तरफ खुद ही ठीक हो जाता है 4-5 दिन। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत एक क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है बार-बार, वो ये है कि निमोनिया जो है उसकी वजह से कोई और डिजीज हो सकती है, या उसकी वजह से रिलेटेबल है उसकी कोई डिजीज? नमोनिया जो है ना उसकी मतलब बहुत सारे नमोनिया है जो कि बॉडी में और जो सिस्टम्स है उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा नमोनिया, उसमें लिवर की भी प्रॉब्लम, साथ में वो जॉन्डिस भी करता है, लिवर के काम को भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, जोड़ों की दर्दें वगैरह भी करता है। इसके अलावा वो खून में भी जो है खून का मतलब खुलियाँ जो है उनको तोड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो नमोनिया जैसे कि लेगोनायला नमोनिया है, वो दिमाग जो
झिल्लियाँ जो है हमारे ब्रेन की, उनको मुतासर कर सकता है। ब्रेन की एनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसके अलावा नमोनिया में और भी अगर नमोनिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसमें ये कि लंग्स की जो झिल्ली होती है उसमें पानी बढ़ जाता है, उसमें पस भी पड़ सकती है। नमोनिया की वजह से किडनीज का फंक्शन मुतासर हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है। नमोनिया पेचीदा हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। लेकिन इस तरह से नमोनिया जो है वो जिस्म के बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी असर कर सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब मैं एक क्वेश्चन अपडेट करना चाह रही हूँ। है मेरा बेबी की चेस्ट ठीक नहीं हो रही 3 मंथ से। तो ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है या जो चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है ये बेबीज में, क्या ये एक अलामत है इस चीज की? इन्होंने कहा है कि 3 माह से ठीक नहीं हो रही। नमोनिया जी। की जो हिस्ट्री होती है ना शॉर्ट टर्म होती है, मतलब 7 दिन से 10 दिन से। अगर 3 माह से ठीक नहीं हो रही तो ये इनको ना डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। कोई अंडरलाइन कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, इनका एक्सरे होना चाहिए और फिर इसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। 3 माह से नमोनिया नहीं चल सकता, ये कोई और अंदर बीमारी होगी। तो ये पेशेंट को हॉस्पिटल आना चाहिए और उसको चेस्ट आउटडोर में दिखाएं और फिर प्रॉपरली पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी एग्जामिनेशन पे करके उसके क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम अपडेट करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स? खाने में बहुत सारी एक तो ये कि पेशेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं और वो इसको मदद करती हैं इसमें नमोनिया से रिकवरी में। खाने में आप ये एक सूप्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। पेशेंट जो अगर किसी पेशेंट को नमोनिया हो गया तो उसको सूप्स वगैरह उसको ज़्यादा दें और उसको ये दालें, गोश्त, मीट जो होता है, कीमा और ये मुर्गी और मछली, ये जो है उसकी डाइट अच्छी रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें क्योंकि वो जितने पानी वानी पियेंगे तो ये जो बलगम वगैरह छाती में फंसी हुई है, जमी हुई है, तो ये पानी के साथ डिसॉल्व होकर बाहर निकलने में बहुत अच्छी हेल्प आउट करेगी। तो हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अच्छी न्यूट्रिशन लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। बेसिकली तो यही बातें। ठीक है। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन हम अपडेट करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि कैन निमोनिया कॉज हेमोपेटाइटिस? सॉरी, कैन निमोनिया कॉज हेमोपेटाइटिस आई थिंक। आई थिंक ये हाँ बलगम जी। में खून आना। जी, हाँ जी। बलगम में खून आना, ये हाँ जी। हेमोप्टाइटिस का मतलब होता है कि बलगम में खून आना। खून ये आना। कर सकता है, अगर जोर से खांसी करेंगे तो बलगम के साथ खून भी आ सकता है, और अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन होगी तो आ सकता है, लेकिन आमतौर पे नहीं आता। ये आमतौर अगर बलगम में खून आ रहा है तो उसकी वजह टीबी भी हो सकती है, वरना निमोनिया तेज खांसी के साथ थोड़ा बहुत आ सकता है। मगर अगर ज्यादा खून आ रहा है तो कोई और वजह देखें उसकी, देखनी ठीक है। चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब हमने जो है इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमने कॉजेज, हमने सिम्टम्स। तो मुझे बताएं कि निमोनिया की जो डायग्नोसिस होती है वो किस तरह से होती है? नमोनिया की डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली उसके पेशेंट की हिस्ट्री पे, पेशेंट की हिस्ट्री पे, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि बुखार, बलगम के साथ खांसी वाला बलगम, सॉरी, बलगम के साथ खांसी हो रही है और उसके साथ बलगम आ रहा हो, तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा उसके ना फिर जब पेशेंट आता है तो उसके एग्जामिनेशन पे भी कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जो कि एक डॉक्टर पिक कर सकता है और उससे पता चलता है। इसके अलावा टेस्ट से मदद ले सकते हैं जिसमें एक्सरे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एक्सरे पे एक दाग आ जाएगा जिस साइड का नमोनिया होगा, अगर दोनों तरफ का तो दोनों तरफ आ जाएंगे, कोई कैविटी बनी होगी, कोई मतलब उसमें गदूद बड़े होंगे, तो ये सारे मगर ये कि आम पब्लिक के लिए एक एक्सरे पे डायग्नोसिस हो सकता है। फिर अगर उस पर नहीं पता चल रहा तो सीटी स्कैन करा सकते हैं। फिर कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसमें आम ब्लड के टेस्ट लोगों के सीबीसी, उसमें जो टीएलसी जो है वो इन्फेक्शन को शो करता है, तो टीएलसी जो है वो बड़ा होगा। इसके अलावा सीआरपी और ब्लड के टेस्ट हैं। इसके वो नमोनिया जिनकी वजह से लिवर पे असर हुआ है तो वो एलएफटीज करा सकते हैं, लिवर के टेस्ट और किडनी के टेस्ट। फिर ये कि बलगम जो आ रही है पेशेंट का उसका एनालिसिस करा सकते हैं, ब्लड का एनालिसिस करा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं जिनकी और मतलब हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और फिर ये इन्वेस्टिगेशंस, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे एक नमूनिया का डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस
इन्वेस्टिगेशन 3 चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि एक ने कहा है बड़े बेटे की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई है, 2 इयर्स का है, पैदा होते ही निमोनिया हो गया था। हार्ट बीट से कोई और नुकसान तो नहीं है? और हार्ट बीट के लिए सॉरी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। निमोनिया करता है हार्ट बीट तेज, लेकिन अगर ज्यादा कर रहा है तो उसको प्लीज कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जो भी उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम है, मतलब उससे कुव्वत मुदाफ़ियत तो कम होती है, तो निमोनिया एज उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से उसको हो सकता है। लेकिन ये आई थिंक कार्डियोलॉजिस्ट को आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। ठीक है। प्लीज़ आप लोग पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदे की जो होती है पर्सनल हिस्ट्री होती है और उस मुताबिक आपको जो है वो डॉक्टर प्रॉपर्ली सही तरह कंसल्ट कर सकते हैं और आप जो है डॉक्टर से खुद भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन अपडेट करना चाहती हूँ और वो क्वेश्चन ये है कैन निमोनिया बी एसिस्टमैटिक? क्या निमोनिया भी एसिम्प्टोमेटिक? एसिम्प्टोमेटिक? जी, नहीं जी, एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता। जी। एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता। इसके हुँ, अलामात में तेज बुखार और बलगम वाली खांसी, और हो ठीक, सकता है ओल्ड एज में इसके सिम्टम्स नहीं होते, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। मतलब ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उसमें ये बुखार नहीं भी होता, उनमें सिर्फ कंफ्यूज एक स्टेट में चले जाते हैं, तो उसको भी एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंफ्यूज तो हुआ है ना पेशेंट, तो हुँ। एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर साहब हमने डायग्नोसिस की बात कर ली है, तो हम अब ट्रीटमेंट्स की तरफ चलते हैं कि निमोनिया के जो है ट्रीटमेंट्स में कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? जब एक निमोनिया का पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी सेवेरिटी को असेस करता है कि वो किस शिद्दत का निमोनिया है। जो उसमें एक स्कोर होता है, तो वो उसके स्कोर सिस्टम लगा के आसान अल्फाज में आम पब्लिक के लिए जो मॉडरेट डिग्री के और जो स्वेयर किस्म के निमोनिया होते हैं, मतलब दरमियाने दर्जे का और शिद्दत वाले, उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। जो हल्के किस्म के निमोनिया हैं उनको आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। उसमें ये कि पेशेंट की जो है एंटीबायोटिक्स वो जल्दी शुरू करा देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स जितनी जल्दी, वैसे हमारे आमतौर पे जो एक मैंने प्रैक्टिस देखी है, किसी को बुखार हो खांसी हो तो पहले वो ये सोचता है कि मैं खुद से पैराडोल ले लूँ, या मेरे फलाने रिश्तेदार को या फलाने दोस्त को हुआ था ये प्रॉब्लम, तो उसने ये गोली खाई थी तो मैं भी यही एंटीबायोटिक खा लूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितनी जल्दी डॉक्टर से रुजू करेंगे, जितनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम का इलाज शुरू कराएंगे, उतना ही जल्दी ये निमोनिया जो है ठीक होगा। तो निमोनिया के इलाज में जो होम मैनेजमेंट में एक एंटीबायोटिक्स, वो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके, दूसरा हाइड्रेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, पानी वानी आपने बहुत अच्छे तरीके से पीना है। तीसरा ये कि एनाल्जेसिक्स, पेन जो होती है सांस वगैरह लेने से या निमोनिया की साइड पे जो दर्द हो रही है उसके लिए दर्द की गोलियां। फिर ये कि जो बलगम वगैरह फंसी हुई है छाती में, उसमें यह कि अगर आप छाती की फिजियोथेरेपी करें तो वो डॉक्टर सिखा देते होते हैं कि सजदे की पोजीशन में जाके पेशेंट की छाती पे कोई थपकियाँ दें तो पेशेंट की बलगम निकलने में बहुत अच्छी उसको मदद देती है। तो ये 4 चीज़ें मेरे ख्याल में एक जो घर वाले का पेशेंट है वो अच्छी तरह से मैनेजमेंट एक पेशेंट की घर पे हो सकती है कि उसको एंटीबायोटिक्स टाइम से शुरू कराएं, उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, उसको पेन किलर्स दें और छाती छाती की फिजियोथेरेपी कराएं। इससे आगे की बात है तो फिर डॉक्टर जो है वो फिर पेशेंट अगर ज़्यादा सीवियर निमोनिया तो डॉक्टर जो है पेशेंट को एडमिट करते हैं, फिर उसको आईवी ड्रिप और आईवी एंटीबायोटिक्स लगती हैं, और फिर वो अगर ऑक्सीजन भी बाजू का ज़रूरत पड़ जाती है और अल्लाह ना करे बहुत ही पेचीदा हो तो वो वेंटिलेटर पे भी चला जाता है। लेकिन वो बात की बातें, टाइमली मैनेज करना शुरू करेंगे तो जल्दी रिकवरी होती है। ठीक है। डॉक्टर साहब आई थिंक ये एक मिथ है और शायद इस लोग के बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि हर्बल जो है वो रेमेडीज़ जो हैं वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो क्या ये सही है और अगर सही है तो किस तरह की जो है वो रेमेडीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए निमोनिया के लिए? अ, देखिए अल्लाह मियाँ ने बहुत सारी कुदरती अजनास बनाई हैं जो कि हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट अप करने में, तेज़ करने में हेल्प आउट करती हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक और हाइड्रेशन ही है, लेकिन ये कि अगर आप एक पेशेंट जिसको निमोनिया है वो नमक वाले पानी से गरारे करे, थोड़े से पानी गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करे दिन में 2-3 दफ़ा, तो उससे उसके गले में फंसी सिक्रेशंस अच्छी तरह से हेल्प आउट होकर बाहर निकल सकती हैं। और इसके अलावा उसके जो गले में जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो कि अगर मौजूद हो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा ये पुदीना बहुत अच्छा और एक
अच्छी चीज़ है। उसको सूंघने से ही नाक की नालियाँ खुल जाती हैं। और इसके अलावा अगर उसका कहवा पिया जाए कि थोड़ा-सा पुदीना पानी में डाल के 5 मिनट उबाल लें और उसको फिर अच्छी तरह से छान के उसमें नींबू और उसमें हनी डाल के लें, तो वो बहुत अच्छा एक डिकंजेशन, छाती में एक बहुत ही अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा। मरीज़ अच्छा महसूस करेगा और उसको छाती जो टाइट लग रही है वो भी नहीं लगेगी। इसके अलावा हल्दी, उसको आप जो निमोनिया का पेशेंट अगर उसको दूध में मिला के इस्तेमाल करे या पानी में डाल के इस्तेमाल करे, तो हल्दी बहुत ही अच्छा म्यूकोलिटिक है। म्यूकोलिटिक का मतलब ये है कि जो म्यूकस है, जो बलगम उसकी छाती में फंसी हुई है, वो उसको तोड़ेगा और उसको निकलने में बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा पेशेंट के। फिर ये कि अदरक बहुत अच्छा है। अदरक की चाय जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा पानी में डाल के 20 मिनट उबालें और उसमें नींबू और वो शहद जायके के लिए, ताकि वो कड़वा ना लगे आपको, तो वो इस्तेमाल करें। उससे बहुत अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट आता है। तो ये जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, हमारे बलगम को निकालने में, बाहर निकालने में हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा हमारी छाती जो है, इसको एक सूदिंग इफेक्ट, हमें आराम महसूस होता है और फिर ये इस तरह से हमारी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। आपने थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताया था डाइट के बारे में। थोड़ा-सा जो है आप उसको इलैबोरेट कर दें कि अगर निमोनिया का कोई पेशेंट है, तो उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए डाइट में? क्या चीज़ें हैं जो उसको खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ें हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए? जी, ये खाने के अलावा भी बहुत से डोंट्स हैं जो कि मैं बताने जी, चाहूँगी जी। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। एक जी, तो जी। डूज़ में ये है कि आप अपनी, जैसे कि अभी 2-4 दफ़ा हमने पहले भी तज़किरा किया, हाइड्रेशन का बहुत अच्छा ख़्याल रखें, अपनी न्यूट्रिशन का ख़्याल रखें, रेस्ट करें। रेस्ट से जो है ना, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है और आप जो है वो एक अच्छे तरीके से मतलब रिकवरी में आप जल्दी हो सकते हैं। और ये कि ये और दूसरा कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी ख़्याल करें। अगर आप बीमार हैं, तो आप किसी दूसरे अपने घर तक लिमिटेड रहें, तब तक कि आप रिकवर नहीं कर जाते। ये नहीं कि आप किसी दूसरे के मतलब मिज़ाज पुरसी के लिए उसके घर चले जाएँ, तो फिर आप, एक तो आप खुद भी आप थकावट महसूस करेंगे, आपकी बीमारी बढ़ेगी। दूसरा ये कि आप अपनी बीमारी दूसरे को भी लगा सकते हैं। तीसरा ये कि आपका जो बलगम आ रहा है, बलगम जो निकल रहा है, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। इधर-उधर जो है ना, ये थूकना मुनासिब नहीं होता है। इसको आप टिश्यू पेपर में थूकें और अपना एक प्लास्टिक का बैग डस्टबिन में लगाएं और उसको उसमें डालें, और जो आपका टिश्यू पेपर और बैग को भी प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। सिगरेट नोशी से परहेज करें इसके दौरान में आप जो है। और इसके अलावा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें। पेशेंट की फिजियोथेरेपी टेस्ट की वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब इसको मतलब करें, तो वो जल्दी रिकवरी हो जाती है। फिर ये कि मेरे ख्याल में, और सिगरेट नोशी वगैरह से इज्तनाब करें। शुगर है तो कंट्रोल में रखें। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एस्पिरेशन जो है, किसी बूढ़े में हो गया तो उसको प्लीज़ बिठा के खिलाएं पिलाएं। उसको लेटे हुए पेशेंट के मुंह में चम्मच से कुछ नहीं डालना, क्योंकि वो उसकी सांस की नाली में डायरेक्ट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने सारे जो टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप किए हैं। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। हमने कॉजेज़ को डिस्कस किया है, ट्रीटमेंट्स को किया है, सिम्पटम्स को किया है, हर चीज़ डायग्नोसिस। एक गिव अवे मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहती हैं आज? जी, मैं ये कहना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को कि एहतियात जो होती है वो इलाज से बेहतर होता है। हमें जो है बाहर जब निकलें तो जिस तरह से मास्क पहन के निकलें, इससे ये कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इर्द-गिर्द के जरासीम वगैरह आपके अंदर नहीं जाएँगे। और जब आप घर में एंटर हों तो सबसे पहले ख़ास तौर पे अ, हाथ अपने धोएँ, ताकि आप बाहर से कोई जरासीम लेके आए हैं तो वो भी जो है आप हैंड वॉश से प्रोटेक्टेड रहें। जो पेशेंट्स जिस तरह के सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जो जिनको दायमी सांस की बीमारी होती है, वो लोग टाइम से वैक्सीनेशन, फ्लू की वैक्सीनेशन और निमोनिया की वैक्सीनेशन लगवा लें। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनमें बहुत सारी मतलब बीमारियां, कोमोर्बिडिटी डिजीज़ है, वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो टाइम से वैक्सीनेशन लगवाएं अपनी। इससे ये कि अगर अल्लाह ना करे निमोनिया हो जाए, तो ये तो नहीं है कि वैक्सीन जो है टोटली आपको बचा लेगी, मगर ये कि इतनी शिद्दत का नहीं होगा जितनी शिद्दत का होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन जो है ना अपनी टाइम से सब करवाएं, ताकि अल्लाह ना करे अगर कभी कोई हो तो वैक्सीन से अव्वल तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपको कोई निमोनिया वगैरह की शिकायत हो तो आपकी
उतनी शिद्दत का नहीं होगा जितने का होता है, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बस मैं यही अपने ऑडियंस को एक टेक होम मैसेज देना चाहूँगी। बेहतरीन ऑडियंस को आपने मैसेज दिया डॉक्टर साहब। आपने बहुत जो है वो डिटेल में सारी बात कर दी है। मैं हमारी ऑडियंस को बताती चलूं कि अगर आप में से कोई भी डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहता है तो वो मरहम के थ्रू उनसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है और इसके साथ साथ जो है वो इन क्लिनिक भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। शी इज प्रैक्टिसिंग एट हमीद लतीफ डीएचए ब्रांच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और इतना ज्यादा जो है एलाबोरेट किया सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमारे ऑडियंस के साथ। थैंक यू टीम मरहम एंड थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। थैंक यू। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आईसीआई पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स का कि उन्होंने हमें इनिशिएटिव दिया कि हम इस टॉपिक पे बात करें और ऑडियंस में अवेयरनेस क्रिएट करें। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड वील बी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।